हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइज, हम 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, साइंस का 10th क्लास का, जिसमें अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं और इस वीडियो में हम 21 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं बस जल्दी से। ये है सामने यहाँ पे हमारा 21st क्वेश्चन। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है ये, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो हमें बताना है इसमें, देखो क्या होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, है ना। तो देखते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण पहले हिंदी में देख लेते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें सबपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। सबपोषी का मतलब है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे, है ना। बाहर से लिए गए पदार्थ, बाहर से पदार्थ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और उनको ऊर्जा में बदल देते हैं। ये पदार्थ कौन से होते हैं? ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। देखो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में कि पौधे के अंदर, जो पौधे का हरा भाग है उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, मेनली जो पत्तियों में होता है, और वो बाहर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो क्रिया होती है, इसमें क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। इंग्लिश में देखो, फोटोसिंथेसिस इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन द सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो आउटसाइड से कुछ सब्सटेंस लेते हैं और उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस मटीरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनसे प्लांट को एनर्जी मिलती है। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और वाटर निकलता है। इसका सेकेंड पार्ट है यहाँ पे। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम का कोई एक कार्य लिखिए। व्हाट आर एंजाइम्स? राइट एनी वन फंक्शन ऑफ एंजाइम। तो देखो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जैव अणु होते हैं, मुख्यतः प्रोटीन, यानी एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। कोशिका के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है एंजाइम की वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है, स्पीड से हो जाती है। जैसे एंजाइम की क्या कार्य है? भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। लार में एक एंजाइम होता है जिसको एमाइलेज कहते हैं। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम है, वो क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, यानी भोजन के अंदर जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है ये, यानी कि उसका पाचन हो रहा है, स्टार्च का पाचन करने में हेल्प करता है। इंग्लिश में देखो, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टिपिकली प्रोटीन्स दैट सिग्निफिकेंटली स्पीड अप द रेट ऑफ वर्चुअली ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन सेल्स। सेल्स के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम्स उनके रेट को स्पीड अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। फंक्शंस क्या है एंजाइम के? दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सिलाइवरी एमाइलेज फाउंड इन सिलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। सिलाइवा में जो सिलाइवरी एमाइलेज मिलता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ये 22nd क्वेश्चन। ये है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाकर इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बाय ड्राइंग इट्स लेवल डायग्राम। इसका एक ऐसे अच्छा सा डायग्राम बनाना है और इसके सिद्धांत भी बताना है, कार्यविधि बतानी है। तो देखो पहले क्या होता है, विद्युत मोटर जैसे मिक्सी, वॉशिंग मशीन या फैन, इनके अंदर क्या होती है? मोटर होती है ना, जिससे ये घूमते हैं। तो कैसे चलते हैं? उनको एनर्जी मिलती है, बिजली मिलती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा मिलती है, और उस विद्युत ऊर्जा को लेके जो मोटर है वो घूमती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली पर एक बल काम करना शुरू करता है, जिससे कुंडली लगातार घूमती रहती है।
मोटर के अंदर का सेटअप कैसे होता है कि बीच में एक कुंडली होती है और उसमें चुंबक होती है 2 बड़ी बड़ी, और जब इसको विद्युत धारा मिलती है तो इस पे कुंडली पे एक बल काम करने लगता है जिससे ये कुंडली घूमने लगती है। इसकी संरचना देखते हैं किस तरह से होती है। ये विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। एक विद्युत रोधी तार होता है, आयताकार कुंडली होती है उसकी, ये ABCD जो आपको दिख रही है सेंटर में। ये कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के 2 ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हों। कुंडली की जो ये भुजा AB और ये CD है, इनको चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसके लंबवत रखा जाता है। कुंडली के 2 सिरे विभक्त वलय के 2 अर्धभागों P तथा Q से संयोजित होते हैं। यहाँ पे एक विभक्त वलय लगा होता है। विभक्त वलय का काम होता है इसको कुंडली को इसके पोजीशन पे सेट रखना। इन अर्धभागों के भीतरी सतह की जो भीतरी सतह होती है वो भी विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। ये जो दिख रहा है ग्रे कलर की, ये क्या है? धुरी। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे 2 स्थिर चालक ब्रशों X तथा Y से स्पर्श करते हैं। ये चालक ब्रश है। अंदर से जो ये है विभक्त वलय, इनकी तो अंदर की सतह विद्युत रोधी है, लेकिन जो ये ब्रश है ये चालक ब्रश है। उसके बाद इसकी कार्यविधि देखते हैं होता कैसे है। बैटरी से चलकर ब्रश X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है। इसको पूरे सेटअप को एक बैटरी से जोड़ के रखा हुआ, तो बैटरी पे यहाँ से इधर से जो विद्युत धारा है ये होगी इधर AB से होती हुई और फिर CD से होके वापस से बैटरी के इस टर्मिनल पे आ जाएगी, दूसरे टर्मिनल पे। कुंडली में विद्युत धारा भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। अतः AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत होती है। इस कुंडली के अंदर जो विद्युत धारा की दिशा होती है, AB वाली साइड में तो A से B की तरफ जाती है और CD वाली साइड में C से D की तरफ, मतलब इधर ऊपर की तरफ और यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगी। भुजा AB पर आरोपित बल इसे नीचे की ओर धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपर की ओर धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामवर्त घूर्णन करते हैं। देखो इसके अंदर जो ये भुजा AB है, इस पे जो बल लगेगा, बल लगने से जो ये भुजा है कुंडली की, ये नीचे की ओर जाएगी और CD वाली भुजा पे जब बल लगेगा तो ये ऊपर की ओर आएगी। फिर क्या होगा, अगले राउंड में जो AB है इस पे बल लगेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी आधे चक्कर के बाद, और फिर जो ये CD है ये नीचे की तरफ जाएगी। आधे चक्कर के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है, और ये कुंडली है जो इस तरह से लगातार घूमती रहती है। ठीक है, अब ऐसे ही बताना है आपको, ऐसे ही लिखना है इसके अंदर। अब हम इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखो, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे इसका डायग्राम है। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। एक चीज़ के लिए पहले सॉरी बोल देती हूँ कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है, तो PLE आता, मैंने PAL किया हुआ है। ओके, सॉरी। अब देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ करंट इज पास्ड थ्रू इट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेटेड कॉन्टिन्यूसली। इलेक्ट्रिक मोटर इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसके अंदर से करंट पास करें तो उस कॉइल पे एक फोर्स एक्ट करता है, जिससे ये फोर्स है, ये कॉइल है जो ये रोटेट करने लगती है। इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं अब। इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसमें एक इंसुलेटेड वायर की एक कॉइल होती है, ABCD नाम दिया हुआ है उसको। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट के दो पोल्स के, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा जाता है, और इस तरीके से रखा जाता है कि AB और CD जो 2 आर्म है कॉइल की, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स P एंड Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग। इसके जो कॉइल के 2 एंड हैं, इधर से यहाँ पे ये P से कनेक्ट है और इधर से देखो ये Q से कनेक्ट है। ये क्या है? PQ। ये एक स्प्लिट रिंग के 2 हाफ हैं। The inner side of these halves are insulated and attached to an axle. जो इसके इन हाफ्स के जो अंदर से ये भी इंसुलेटेड होते हैं, जो हमारी कॉइल है वो भी इंसुलेटेड है।
The external conducting edges of P and Q touch two conducting stationary brushes X and Y respectively. जो यहाँ पे ये P और Q है, जो यानी कि हमारे क्या है, ये स्प्लिट रिंग के दो हाफ है, इनसे दो ये कंडक्टिंग ब्रश जुड़े होते हैं X एंड Y. अब इसकी वर्किंग देखते हैं. Current in the coil ABCD enters from the source battery through conducting brush X and flows back to the battery through brush Y. यहाँ पे ये बैटरी है, बैटरी से करंट फ्लो होता है X से होते हुए, यानी ब्रश X से होते हुए यहाँ AB वाली आर्म में जाता है और फिर CD से होते हुए Y ब्रश से होते हुए वापस से बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे आ जाता है. द करंट इन द आर्म AB ऑफ द कॉइल फ्लोज फ्रॉम A to B. In arm CD, it flows from C to D, that is opposite to the direction of the current through arm AB. AB में जो डायरेक्शन है करंट की वो A से B की तरफ होती है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पे है ना. और CD में फिर D से C नहीं, जबकि बल्कि C से D होती है. तो AB और CD में जो डायरेक्शन है करंट की वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है. The force acting on the arm AB pushes it downwards while the force acting on arm CD pushes it upwards. जो AB पे फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स एक्ट करता है, वो ए बी को डाउनवर्ड पुश करता है, और जो सी डी आर्म पे फोर्स एक्ट करेगा वो इसको अपवर्ड पुश कर देगा. Thus the coil and the axle O mounted free to turn about an axis rotate anti-clockwise. जो कॉयल है और जो ये एक्सेल है यानी कि धुरी है, ये अगर जब ये फ्री होती है घूमने के लिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देती है. At half rotation, Q makes contact with the brush X and P with brush Y. Therefore, the current in the coil gets reversed and the flows along the path DCBA. हाफ रोटेशन के बाद जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, फिर A से B नहीं, फिर D से C और फिर B से A, इस तरीके से जाएगी. द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन. हर हाफ रोटेशन के बाद जो करंट है वो रिवर्स हो जाता है, और जिससे ये कॉयल है ये लगातार रोटेट करती रहती है, और इस तरीके से हमारी जो मोटर है वो वर्क करती है. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है, आपको मोटर के बारे में सभी कुछ बताना है. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 23rd क्वेश्चन है जो एक न्यूमेरिकल है. 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है. लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए. An object 4 centimeter in length is placed at a distance of 30 centimeter from the convex lens of focal length 20 centimeter. Finds the position, nature and size of the image formed by the lens. देखो ये यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है. जो लेंस होते हैं उनके लिए सभी दूरी, चाहे वो फोकस दूरी होगी, वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, वो लेंस के प्रकाशीय केंद्र इनके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है. तो यहाँ पे ये होती है फोकस दूरी, आपको दिख रहा है लेंस की फोकस दूरी ये होती है प्रकाशीय केंद्र से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक होती है. ठीक है, और अगर यहाँ से हम इधर जाएंगे राइट साइड तो ये इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इधर जाएंगे अगर लेफ़्ट साइड तो ये जो जितनी भी दूरी होंगी वो सारी माइनस होगी. तो वस्तु यहाँ पे रखी है उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इधर रखी है, यानी कहीं पे. तो इसका मतलब है कि जो वो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो माइनस में ली जाएगी, है ना. कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में ही ली जाती है. तो यू कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ होती है यानी कि फोकस दूरी होती है जो कॉन्वेक्स लेंस की, उत्तल लेंस की, वो हमेशा प्लस होती है. तो एफ हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर. इसमें दे रखा है जो हाइट है ऑब्जेक्ट की 4 सेंटीमीटर है. हमें पहले निकालना है कि जो वो बनेगी, इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा लेंस से और किधर बनेगा. तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f. हमारे पास हमें v निकालना है, u है और f है, तो v को इधर ही रखेंगे, u यहाँ पे है, -1/u इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस. तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा 1/v = 1/f + 1/u. f कितना है 20, तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/u. u कितना है -30, तो ये हो जाएगा -1/30. अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, है ना. 1/20 - 1/30, इनको आप सॉल्व करोगे तो आएगा यहाँ से ये 1/60. 1/v इस किसके इक्वल है, 1/60 के, तो v इक्वल आ जाएगा 60 सेंटीमीटर के.
वी कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। द पॉजिटिव साइन ऑफ वी शोज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। अदर साइड यानी कि राइट साइड बनेगा, प्लस साइन है। अगर लेफ्ट साइड ही बनता, जिधर वस्तु रखी थी, ऑब्जेक्ट रखा था, तो माइनस में ही होती डिस्टेंस, है ना। तो v का धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। तो अगर वो कितना बन रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। जो नेचर होगी इमेज की रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अदर साइड बन रहा है, इसलिए जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब हमें बताना है आकार। तो हमारे पास यानी कि साइज बताना है, तो मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन का फॉर्मूला है ये m = v/u, जो कि इक्वल होता है किसके, h'/h। h' क्या है यहाँ पे, जो हाइट होती प्रतिबिंब की हाइट यानी इमेज की हाइट, और h होता है ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि वस्तु की हाइट। तो जो ये है इतना v/u = h'/h। हमारे पास यहाँ पे v भी है, u भी है, और h यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, हमें h' निकालना है। तो h' निकालने के लिए क्या करेंगे, इस h को v/u के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। देखो इस फॉर्मूले से ऐसे बन जाएगा ये। तो अब h कितना है 4, v है 60, u है -30। -30 से 60 को डिवाइड करोगे -2 आएगा, 4 के -2 में मल्टीप्लाई होगी तो -8 आएगा। यानी कि इमेज की हाइट है जो वो 8 सेंटीमीटर होगी, और जो निगेटिव साइन है h' का ये शो कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगी। ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब के उल्टा होने का प्रतीक है। ऑब्जेक्ट के अदर साइड बन रहा है इसलिए रियल होगा, और माइनस साइन आ रहा है तो वो उल्टा होगा। ओके, नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन। पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। What do you mean by ecosystem? Describe its major components. देखो पहले हिंदी में देख लेते हैं इसको। किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों को सामूहिक रूप से पारितंत्र कहते हैं। कोई भी एक स्पेशल जगह ले लो, वहाँ पे जितने भी सजीव रहते हैं यानी कि जैविक घटक, और जितने भी निर्जीव रहते हैं यानी कि अजैविक घटक, उन सब के एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होते हैं, जिस तरीके से वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, यानी कि उनके पारस्परिक संबंध हैं, उनको पारितंत्र कहेंगे। पारितंत्र के 2 घटक होंगे, या तो उसमें कोई चीज़ सजीव होगी या निर्जीव होगी, है ना। सजीव है तो जैविक घटक, और निर्जीव है तो अजैविक घटक, 2 ही घटक होते हैं। तो अब जैविक घटक है, जैविक घटक में क्या आएंगे, सभी सजीव। जैविक घटक में सभी सजीव सम्मिलित हैं जिनका पर्यावरण में अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और उनके अपशिष्ट पदार्थ, ये सब क्या हैं, सजीव हैं, जैविक घटक का हिस्सा है पारितंत्र के। अब जो ये क्या है, जैविक घटक के अंदर उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। उत्पादक तो कौन होते हैं, पौधे होते हैं। उपभोक्ता होते हैं जितने भी जंतु हैं और मनुष्य, सब कुछ। और अपघटक होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे उत्पादक क्या है, इनमें सभी स्वयंपोषी शामिल हैं। वे प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से अपने भोजन को स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे कि पौधे और नीले हरे शैवाल। ये सब क्या है, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से अपना भोजन खुद ही बनाते हैं ये, तो इसलिए इनको उत्पादक कहते हैं। फिर जो उपभोक्ता हैं, जितने भी जंतु हैं, वो क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। उपभोक्ता भी कितने टाइप के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी कौन से होते हैं, जो मांस नहीं खाते, सिर्फ पेड़ पौधों को पे ही निर्भर रहते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो मांस और शाक सब्जी यानी कि पौधे दोनों चीज़ें खाते हैं। उसके बाद है अजैविक घटक। दूसरा घटक है पारितंत्र का अजैविक घटक। एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में सभी रासायनिक और भौतिक तत्व शामिल होते हैं। जितना भी निर्जीव हिस्सा है ना पारितंत्र का, जैसे क्या है, मृदा, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सब अजैविक घटक का हिस्सा होते हैं। यही होता है इकोसिस्टम पारितंत्र, इसमें यही लिखना है। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। देखो इसमें, एन इकोसिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरैक्शंस विच इज ईच अदर। इकोसिस्टम क्या है, ग्रुप या ऐसी कम्युनिटी है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का के आपस में जो इंटरैक्शन है उसको हम कंसिडर करते हैं। एवरी इकोसिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, नेमली बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। हर इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक एक अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग थिंग्स दैट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट।
जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं एक एनवायरनमेंट की, वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर वेस्ट मटेरियल, ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर होंगे और डिकम्पोजर होंगे। प्रोड्यूसर में क्या होते हैं, दीज इंक्लूड ऑल द ऑटोट्रॉफ्स, दे यूज लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज फूड ऑन देयर ओन। एग्जाम्पल प्लांट्स, ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर किनको बोलते हैं, हम ऑटोट्रॉफ्स को, जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं, these include all the heterotrophs that directly or indirectly depend on producers for their food. Consumers are further categorized as herbivores, carnivores, omnivores and parasites. कंज्यूमर कौन से होते हैं, यानी कि हेटरोट्रॉफ्स जो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स से अपना फूड लेते हैं। कार्निवोर्स होते हैं जो मीट खाते हैं। ओमनिवोर्स होते हैं जो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं। और पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनकी बॉडी से चिपक के। ठीक है। डिकम्पोजर होते हैं जितने भी सैप्रोफाइट्स हैं, विच एक्ट ऑन डेड मैटर एंड डिके देम फॉर देयर न्यूट्रिशन, जैसे फंजाई वगैरह होते हैं, ये आते हैं डिकम्पोजर में। अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल केमिकल एंड फिजिकल एलिमेंट्स दैट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट। जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं उनको अबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे, जैसे कि सनलाइट, वाटर, एयर, सॉयल एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया 24th क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं 25th क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। वाई द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। तो हमने एक वर्ड पढ़ा था, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, साइंस में फर्स्ट चैप्टर में है ये। उसमें क्या होता है कि जो ऑयली फूड होते हैं उनको अगर थोड़े लंबे टाइम तक रख दिया जाए तो वो ख़राब होने लगते हैं, उसी को कहते हैं उनके ख़राब होने को, कि वो रेंसिड हो गए, विकृत हो गए, है ना। तो उस रेंसिडिटी से बचाने के लिए उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, यानी कि प्रभावित किया जाता है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो खाद्य पदार्थों में प्रवाहित की जाती है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करती। ऑक्सीजन, इस अगर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन को निकाल के वहाँ पे नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे जो भोज्य पदार्थ हैं वो खराब हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन क्या नहीं करती, खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करती और भोजन में उपस्थित ऑक्सीजन को हटा देती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाती है, उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। नाइट्रोजन तेल और वसा के साथ रासायनिक रूप से कम सक्रिय है, इसलिए ये तेलीय खाद्य पदार्थों को उपचयन से, इनके ऑक्सीडेशन से संरक्षित करती है। इसीलिए तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। Nitrogen is an inert gas which is flushed in food items as it does not react with food items and removes all the oxygen present in food. नाइट्रोजन इनर्ट गैस है जो ऑक्सीजन के कंपेयर में लेस रिएक्टिव है, तो ये फूड के साथ रिएक्शन नहीं करती। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फूड आइटम्स मेक्स देम रेंसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड फैट। जो ऑक्सीजन फूड आइटम में प्रेजेंट होती है वो उनको रेंसिड बना देती है। नाइट्रोजन इज केमिकली नॉन रिएक्टिव विद ऑयल एंड फैट, सो इट प्रिजर्व द ऑयली फूड आइटम। ये ऑयली फूड आइटम को प्रिजर्व रखती है। हैंस ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका, उदासीनीकरण अभिक्रिया समझानी है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो बहुत सिंपल है, अम्ल एवं क्षारकीय अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब हम एक अम्ल और एक क्षारक आपस में क्रिया कराते हैं तो उससे लवण बनता है और जल बनता है। यानी लवण में ना तो वो अम्ल होगा ना क्षार होगा, दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है, तो इसलिए उसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. ये एक एसिड होगा, एक बेस होगा, इनकी जब रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। जैसे एसिड है यहाँ पे, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस यानी क्षारक है, इनकी रिएक्शन से बन रहा है NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, इनके लवण है, और H2O जल बन रहा है। तो ये होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके अंदर सेकेंड पार्ट है, यानी और करके दे रखा है, चाहे आप ये कर सकते हैं। तो इसके अंदर 4 पार्ट है। फर्स्ट है
आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। सेकंड है कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 अपर रूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। द 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, बहुत सिंपल है ये। थर्ड पार्ट है इसके अंदर, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। वाई इज सोडियम मेटल केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। देखो जो सोडियम मेटल होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, जैसे खुले में रखते हैं ना एकदम आग पकड़ लेती है, तो इसीलिए उसको वो एकदम आग ना पकड़ ले, इससे बचाने के लिए उसको मिट्टी के तेल में नहीं केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है तथा वायु के साथ साथ जल से भी विस्फोटक रूप से क्रिया करती है, इसलिए खुला रखने पर ये आग पकड़ लेती है। इसीलिए आकस्मिक आग और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल एंड कंबाइन एक्सप्लोसिवली विद एयर एज वेल एज वाटर, हेंस दे कैच फायर इफ केप्ट ओपन। Therefore, to prevent accidental fire and accidents, sodium is stored immersed in kerosene oil. सक्रियता श्रेणी क्या है? What is the reactivity series? देखो जो धातुएं हैं ना, जब यानी कि मेटल्स हैं, उनको जैसे सोडियम पोटेशियम भी तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एकदम क्रिया कर लेती हैं। फिर जो आयरन कॉपर है वो काफ़ी थोड़ा कम रिएक्शन करती हैं। गोल्ड और सिल्वर वो बहुत बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है, मतलब अक्रिय हैं, लगभग ऐसी धातु हैं। तो जब हम इनको इसके क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते क्रम में रखते हैं, उसी को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। अभिक्रियाशीलता की घटते क्रम में धातुओं को व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को अभिक्रियाशीलता श्रेणी के रूप में जाना जाता है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को सबसे नीचे रखते हैं और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को सबसे ऊपर रखते हैं। The series which arranges metals in the decreasing order of reactivity is known as the reactivity series. Thus, the least reactive metal is placed at the bottom, while the most reactive metal is placed at the top of the series. जैसे यहाँ पे है ये पोटेशियम और सोडियम में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो इनको टॉप पे रखा है। आयरन कॉपर ये कम रिएक्टिव है, इनको बॉटम में रखा है। कैल्शियम मैग्नीशियम इनकी रिएक्टिविटी मीडियम लेवल की है तो इनको बीच में रखा है। तो यहाँ ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जो वो डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके से जब हम मेटल को अरेंज करते हैं उसी को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी। ठीक है, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इस वीडियो में इतना ही, और जो आगे के क्वेश्चन है वो इस वीडियो के जस्ट एकदम बाद अपलोड कर दूँगी मैं। ये पेपर हमारा उसके बाद पूरा हो जाएगा 2022 का। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।